हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ संविधान कैसे बना, राजनीतिक राज व्यवस्था कैसे पनपी, कैसे उत्पन्न हुई, अंग्रेज हमारे संविधान, हमारे देश, हमारे नागरिकों के प्रति क्या कानून लाए, क्या नियम बनाए, उस सब से संबंधित है। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है, प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? धर्म प्रचारक के रूप में, या खोजकर्ता के रूप में, या शासक के रूप में, या व्यापारी के रूप में? प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, प्रारंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? धर्म प्रचारक के रूप में, खोजकर्ता के रूप में, शासक के रूप में, या व्यापारी के रूप में? तो सर्वप्रथम अंग्रेज भारत व्यापारी के रूप में आए। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया था? 1688 में, या 1600 में, या 1599 में, या 1700 में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शासन पत्र कब दिया गया था? तो ये शासन पत्र को कब मिला था भाई? 1600 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा, 1600 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1861 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। अभी हम इस पर व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि ये आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्न लाना ही मेरा उद्देश्य है। आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से अवगत कराना मेरा उद्देश्य है। रिवीजन क्लास में व्याख्या भी करेंगे। तो अभी अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4,
रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1774 में, 1787 में या 1785 में? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1774, 1737, 1785। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में भाई। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 5, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा? प्रश्न नंबर 5, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1833 में, 1892 में, 1858 में या 1861 में? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1833, 1892, 1858 या 1861 में? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1861 में। भारत की रानी 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 में नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी कब घोषित किया गया? 1858 में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया 1905 में या 1907 में या 1909 में या 1908 में? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? चलिए वे उत्तर देने का प्रयास करें। उस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या जिनको पोल्ट्री से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक चाहिए, उनके पास शेयर कर दें
यहाँ पे पॉलिटी की पूरी क्लास चलाई जा रही है और उनसे बोले कि वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि उनके पास कोई भी सेशन पड़े तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 7, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया 1909 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? अनुदार दल या उदार दल या मजदूर दल या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? तो ये सरकार थी मजदूर दल की, जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। जिसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे भाई। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी? मजदूर दल। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1909 में या 1919 में या 1935 में या 1905 में। प्रश्न नंबर 9, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया कब भाई किया गया? तो ये किया गया था 1909 में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था 1909 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव के पद का सृजन कब किया गया भाई? 1909 में या 1861 में या 1935 में या 1858 में। भारत सचिव के पद का सृजन कब किया गया? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत सचिव के पद का सृजन 1858 में किया गया था। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 31 दिसंबर 1929 को या 2 अक्टूबर 1969 को। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन आ 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। यहाँ स्वराज की बात पूछी जा रही है, ये गलत हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यहाँ स्वराज पूछा जा रहा, ये गलत हो गया। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी पैदा हुए, ये भी कट गया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? ये कब की गई भाई? 31 दिसंबर
1929 को 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता कब प्रदान की गई, किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता कब प्रदान की गई? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 12, तो ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा दी गई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त की? 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त की? मराठों से प्राप्त की, या मीर जाफर से प्राप्त की, या शाह आलम से प्राप्त की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किससे प्राप्त की? तो भाई किससे प्राप्त की? शाह आलम से। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, या 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 14, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसके मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए थे एलिजा एम्पे जी। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो एलिजा एम्पे थे। तो ये भी साथ में याद कर लेंगे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? एलिजा एम्पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 में, या 1773 में, या 1781 में, या 1853 में? प्रश्न नंबर 15, पिट्स इंडिया कब पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था भाई 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 16, कंपनी के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? चलिए बताने का प्रयास करें, प्रश्न को फिर समझें। कंपनी के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कब की गई? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बताने का प्रयास करें। कंपनी के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, या 1833 के चार्टर द्वारा, या 1853 के चार्टर द्वारा, या 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो ये कब बनाए गए हैं भाई? पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1833 के चार्टर के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत कंपनी के किसी भारतीय प्रजाजन को कंपनी के अधीन किसी पद ग्रहण करने से उनके धर्म, जन्म स्थान, निवास तथा वर्ण भेद के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा? प्रश्न को फिर समझ लें। किस अधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत में कंपनी के किसी भारतीय प्रजाजन को कंपनी के अधीन किसी पद ग्रहण करने से उनके धर्म, जन्म स्थान, निवास तथा वर्ण भेद के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा? तो ये व्यवस्था की गई 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये व्यवस्था की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा,
या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, या 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधायक नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया? चलिए भाई, प्रश्न का उत्तर देते रहें और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि संविधान से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इस सेशन से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 19, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को एक विधायक नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था भाई 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। कब पृथक किया गया भाई? कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। चलो देखते हैं कब पृथक किया गया। ऑप्शन आ 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 20, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। तो ये कब पृथक किया गया भाई? ये पृथक किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की लीज को कितने समय के लिए बढ़ाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की लीज को कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो ये 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, या 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, या 15 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, या किसी निश्चित काल के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, या किसी निश्चित काल के लिए नहीं भाई। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की लीज को किसी निश्चित काल अवधि के लिए नहीं बढ़ाया गया। कोई निश्चित नहीं, काल अवधि निश्चित नहीं किया गया भाई। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा। भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत परिषद का निर्माण 1858 के अधिनियम द्वारा, भारत परिषद का निर्माण 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत के शासन को ब्रिटिश के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित किया गया। कब किया गया? भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को कब हस्तांतरित किया जा रहा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 58 के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त प्राधिकार समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? प्रश्न नंबर 24, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 24, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त प्राधिकार भारत सचिव को प्रदान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ कब हो रहा भाई? 1905 में, या 1910 में, या 1915 में, या 1920 में? बंगाल का विभाजन कब हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और लास्ट में कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और सेशन को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जो प्रतियोगी भाई नए हों, सेशन पे नए देख रहे हों, तो उन नए प्रतियोगी भाई को भी इस सेशन को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके लिए अधिक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास भी पहुँचें। जब भी सेशन भेजूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप भी सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। तो 25 नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये होता है भाई 1905 में। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ये 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1858 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना
किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ये प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया। क्या वायदा किया गया भाई? 10 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, 20 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, कार्मिक चरणों में स्वशासन का, अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता का। तो प्रश्न को फिर समझ लें। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया। भाई क्या वायदा किया गया था? उत्तर बताने का प्रयास करें। 10 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, या 20 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, या कार्मिक चरणों में स्वशासन का, या अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता का। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया कार्मिक चरणों में स्वशासन का। कार्मिक चरणों में स्वशासन का। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया भाई? 1919 में, या 1909 में, या 1935 में, या 1947 में। प्रश्न नंबर 28, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया 1919 में। और इसी से मिलता जुलता मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक आया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक आया था, वो आया था 1909 में। समझिए, तो दोनों में अंतर है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ और 1919 में पारित हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में पारित हुआ और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 में हो रहा और ये 1919 में हो रहा। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 29, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1892 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 29, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 29, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी भाई? 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, या केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना, या प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं
जो बार बार पूछे जाते हैं और इसमें थोड़े से कंफ्यूजन में हम उत्तर गलत करके चले आते हैं। तो सेशन को बार बार देखने का प्रयास करना, स्किप किए बिना देखना, सेशन को आगे बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अब आप पिछला इतिहास देखेंगे किसी भी बोर्ड का, किसी भी आयोग का, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 30, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी भाई? तो ये विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। तो देखिए भाई, ऐसे प्रश्न को देखते रहें और बार बार देखें। प्रश्न नंबर 31, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान कब किया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1935 के अधिनियम में, या 1919 के अधिनियम में, या 1909 के अधिनियम में, या 1892 के अधिनियम में। संघात्मक सरकार की स्थापना भाई। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था भाई? तो ये 1892 के अधिनियम में। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान 1892 के अधिनियम द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? भारत में हाई कमिश्नर को ही उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1892 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हाई कमिश्नर पद कब बनाया गया था? 1919 के द्वारा। भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम अधिकारी। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, या ए.ओ. ह्यूम थे, या विलियम बेंटिंक थे, या सर विलियम म्योर थे। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे? तो ये थे सर विलियम म्योर। सर विलियम म्योर भारत के हाई कमिश्नर पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? 1919 के अधिनियम में
उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद? प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति के जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद भाई। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम द्वारा की गई भाई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा या 1892 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा? भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो उत्तर बताएं कब की गई भाई? प्रश्न नंबर 35। तो 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 36, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय ला सदस्य कौन थे? केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय ला सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे या तेज बहादुर सप्रू थे या महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे? प्रश्न नंबर 36, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय ला सदस्य कौन थे भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। तो केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय ला सदस्य तेज बहादुर सप्रू जी थे। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया। देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव कब दिया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा या 1892 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम द्वारा? तो चलिए भाई, नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव कब दिया जा रहा है? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 38, 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता का कारण? 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता का क्या कारण था भाई? तो विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। क्या भाई? विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। एक कारण तो ये था। गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां, ये भी था भाई। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव, ये भी कारण था।
1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता के ये सभी कारण हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द उपर्युक्त सभी कारण। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में 1919 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, या प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में सम्मिलित होना स्वैच्छिक था। तो प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में क्या था भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। तो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40 भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1947 के अधिनियम द्वारा? भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत परिषद अधिनियम 1935, भारत परिषद की समाप्ति 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। भारत परिषद की समाप्ति 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? ये 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1909 के अधिनियम द्वारा, या 1919 के अधिनियम द्वारा, या 1947 के अधिनियम द्वारा? किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये अधिनियम था 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 42 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का दोष था। क्या दोष था भाई? 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का दोष क्या था? यह स्वैच्छिक नहीं, ऊपर से थोपा गया था। देशी रियासतों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इकाइयों की असमान स्थिति थी, या उपर्युक्त सभी दोष थे। प्रश्न नंबर 42 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का दोष। तो भाई ये स्वैच्छिक नहीं, ऊपर से थोपा गया। देशी रियासतों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इकाइयों की असमान स्थिति थी। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन द सही होगा। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43 1935 के अधिनियम द्वारा
प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई। ये 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, पर व्यवहार में कब स्थापित हो रहा ये आपको बताना है। प्रश्न को फिर समझ लें। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई। तो व्यवहार में कब स्थापना की जा रही है? 1936 में या 1937 में या 1938 में या 1939 में? प्रश्न नंबर 43 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44 भारत मंत्री के पद को समाप्त किया गया। भारत मंत्री के पद को समाप्त किया गया भाई। कब समाप्त किया गया? 1947 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम द्वारा या 1909 के अधिनियम द्वारा? प्रश्न नंबर 44 भारत मंत्री के पद को समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया भाई? समाप्त किया गया 1947 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में किस दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई? 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में किस दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई? मजदूर दल को या उदार दल को या अनुदार दल को या उपरोक्त में से किसी को भी नहीं? प्रश्न नंबर 45 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में किस दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी मजदूर दल को। 1945 के चुनाव में ब्रिटेन में मजदूर दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। तो प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 46 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चर्चिल थे या चैम्बरलिन या एटली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली भाई। इनका पूरा नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। तो प्रश्न नंबर 46 भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मजदूर दल के नेता एटली थे, क्लीमेंट एटली। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 47 राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को कब भारत भेजा गया? राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत कब भेजा गया? 1940 में या 1941 में या 1942 में या 1943 में? प्रश्न नंबर 47 राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को कब भारत भेजा गया? तो भाई ये क्रिप्स महोदय भारत आए थे 1942 में। क्रिप्स 1942 में भारत आए थे। तो प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48
क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की। क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की। किसने प्रदान की भाई? प्रश्न नंबर 48। ये महात्मा गांधी जी ने प्रदान की, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा किसने दी है भाई? तो ये देने वाले थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था, यह दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। प्रश्न 48 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 49। करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का ऐतिहासिक प्रसिद्ध संदेश किसने दिया? महात्मा गांधी ने, या लाला लाजपत राय ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश देने वाले कौन थे? तो ये देने वाले थे महात्मा गांधी जी। कब? 1942 में। 1942 में दिया था भाई। तो प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया भाई? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था भाई। 1943 में नहीं, 1945 में बेबल जो थी, बेबल शिमला सम्मेलन होता है यहाँ पे, शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था। आप उत्तर समझ गए होंगे। कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया 1946 में। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन सदस्य थे? तो भाई ये 3 सदस्य था, 3 सदस्य थे इसमें। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। एक थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे सर A.B. अलेक्जेंडर। तो प्रश्न नंबर 51। कैबिनेट मिशन योजना में सर पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सर A.B. अलेक्जेंडर थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द उपर्युक्त सभी सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 52। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष गांधी जी थे, या जवाहरलाल नेहरू, या जिन्ना जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे भाई। तो प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस सेशन का हम यहीं पे समापन करेंगे। धन्यवाद।